लेकिन कदर जिस तरह से जो 7,500 रुपए देने पड़ते थे, अब उनमें जो है काफ़ी, आप बता रहे हैं 12% से 5% की कटौती हुई है। ये अपने आप में एक बड़ा सुधार माना जा सकता है। चरण सिंह जी, आपसे समझना चाहेंगे किस तरह से देखते हैं आप, जो होटल्स हैं वो अब अफोर्डेबल हुए हैं, विशेषकर जब हम बजट और मध्यम वर्गीय यात्रियों की बात करते हैं। तो मेरी राय में जिस दौर से अभी इंडिया गुजर रहा है, 6.5% के दौर से हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, और ये पूरी दुनिया में एक सबसे तेज गति वाला देश है। पर हमारे सामने एक चुनौती है, वो है हमारी यंग युवा अनएम्प्लॉयमेंट इशू। तो हम लोगों ने करीब 1 करोड़ लोग हमारे वर्कफोर्स में हर वर्ष एंटर करते हैं। तो सरकार को देखना है कि जॉब्स क्रिएट करने हैं। तो जॉब्स क्रिएट करने में होटल इंडस्ट्री सबसे आसान इंडस्ट्री रहती है, जिसमें इन्वेस्टमेंट कम होती है और रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है। जब हम होटल इंडस्ट्री कहते हैं तो होटल इंडस्ट्री में पूरा इकोसिस्टम आ जाता है। होटल आ जाता है, ट्रैवल आ जाता है, रिजॉर्ट्स आ जाते हैं, फिर होम स्टेज आ जाते हैं, और साथ में हम लोग कह सकते हैं अकोमोडेशन, फूड, इवेंट्स, ये सारा कुछ आ जाता है। तो अगर 5 से 7 और 10% के करीब अगर हम डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, तो इसका साफ मतलब है कि ये ग्रोथ ओरिएंटेड होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। तो सरकार को भी अपना टैक्सेस देखना है, कितना वो टैक्स हिट ले सकते हैं, क्योंकि हमने भी बजट बनाना है और भी काम करने हैं सरकार ने। पर वो सब कॉन्स्ट्रेंट्स को देखते हुए भी सरकार की, मैं सोचता हूँ कि बड़ी बोल्ड नीति रही है, बहुत अच्छी प्रोग्रेसिव नीति रही है, विजनरी नीति रही है, कि जहाँ पर हमने अपने युवाओं को जॉब्स देने हैं, वहाँ पर हम लोगों ने कुछ कंसेशन जितना ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं उतना दिया है। अब ये जो होटल इंडस्ट्री है, अभी अभी आपके यहाँ पर एक प्रवक्ता कह रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है, 5 से 6 करोड़ लोगों को अभी एम्प्लॉय करती है। पर आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसे देश हैं जो पूरा टूरिज्म पे पूरा का पूरा देश चलता है। हमारे देश में तो अभी टूरिज्म, मैं कहता हूँ, इन्फेंट स्टेज में है, और हमारे देश में कहीं पर बिल्कुल इतने चरण अच्छे सिंह जी, इसी से संबंधित एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो कदम ये उठाए गए हैं, उसमें कितना महत्वपूर्ण साबित हो जाता है, क्योंकि अब जबकि टूरिज्म सस्ता हो जाएगा, सबसे ज़्यादा कंसर्न रहती थी होटल्स के रेट्स की। लोग ऑफ सीज़न को देखते थे कि वहाँ पर ऑफ सीज़न में जाएंगे तो जो रेट्स हैं वो थोड़ा सा कम मिलेंगे, लेकिन अब जब उन्हें जो टूरिज्म का भरपूर सीज़न होता है उसी में रेट्स उतने किफ़ायती मिलेंगे, तो मांग बढ़ेगी टूरिज्म क्षेत्र में। और टूरिज्म क्षेत्र में अगर मांग बढ़ती है तो इससे संबंधित जो क्षेत्र हैं उसमें भी खपत बढ़ेगी, तो उससे अर्थव्यवस्था पर क्या कुछ असर पड़ेगा? बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, बहुत अच्छे इकोसिस्टम बढ़ेगा। आप देखिए, खास करके टियर 2 टियर 3 सिटीज जो हैं, वहां पर एम्प्लॉयबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। और मैं यहाँ तक कहना चाहूंगा कि एक बार आदमी जब ट्रैवलिंग के लिए बाहर आता है, किसी भी इंसेंटिव से आता है, रेट्स अच्छे हो गए उससे आ रहा है, तो पूरा इकोसिस्टम, जो बाकी चीजों पे भी तो असर पड़ेगा। अब फॉरेन के भी जो टूरिस्ट आएंगे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स पे भी फर्क पड़ेगा। करीब 5 करोड़ लोगों को अब हम एम्प्लॉय करते हैं टूरिज्म इंडस्ट्री में, हॉस्पिटैलिटी में। ये आगे बढ़ेगी क्योंकि हम लोग यूथ को एंटर कर रहे हैं वर्कफोर्स में, उनके लिए जॉब्स क्रिएट करने हैं। आप एक विचार मन में रखिए कि जो हमारा देश है, यहाँ पर पहाड़ भी हैं, बर्फीले पहाड़ भी हैं, वाटर स्पोर्ट्स भी है, हीलिंग और योगिक एक्सरसाइज भी हैं, ग्रीनरी भी है, वाटरफॉल्स भी हैं, बीचेस भी हैं, क्या नहीं है। और अगर हम इन सब लोगों को, और ऊपर से रिलीजियस टूरिज्म भी तो है, तो ये टूरिज्म के इतने ज्यादा मौके हमारे यहाँ पर हैं। अगर इन सबको बढ़ोतरी किसी कारण दे सके हम लोग, तो मुझे लगता है कि देश की प्रगति के लिए, जो प्रधानमंत्री का जो सपना है विकसित भारत 2047, सिर्फ 22 वर्ष पड़े हैं उसके लिए। इसके अलावा जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, उसमें बहुत जो अच्छी बात है, उसमें अनस्किल्ड लेबर और स्किल्ड लेबर दोनों की एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज रहती है। अब एक होटल बन रहा है, उस होटल में कंस्ट्रक्शन भी तो बढ़ेगी अगर और कमरे बढ़ेंगे तो। अगर होटल बन गया है तो उसमें हमें सफाई वाले कर्मचारी भी चाहिए, बिस्तरा सेट करना है वो भी चाहिए, मैनेजर भी चाहिए जो बड़ा स्किल्ड होता है। तो दोनों किस्म के लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत बन जाती है। इसके अलावा फिर अगर एक बार होटल इंडस्ट्री बढ़ गई और टूरिस्ट स्पॉट्स बन गए, तो हवाई जहाज भी आएंगे, टैक्सी सर्विसेज भी शुरू हो जाएंगी। तो उससे एम्प्लॉयमेंट, मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ मैक्सिमम मल्टीप्लायर इफेक्ट आपको टूरिज्म इंडस्ट्री देती है।
तो इसलिए जितनी भी बढ़ोतरी हो, जिस किस्म के भी छोटे से छोटे या ज्यादा से ज्यादा इसमें हम लोग इंसेंटिव दे सकें तो अच्छा है। तो मेरी मेरी विचार में ये जीएसटी रिडक्शन एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। और मुझे लगता है कि उन इलाकों में जहां हमारे देश में टूरिस्ट स्पॉट हैं पर डेवलप नहीं हुए, जैसे मेघालय ले लीजिए, जी शिलोंग ले लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में कई ऐसी जगह हैं, उन सबको हम डेवलप कर सकते हैं, उनको इंसेंटिव मिलेगा डेवलप करने का। बिल्कुल। रवि जी, आपसे समझना चाहेंगे, चरण सिंह जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है। जब भी जो लोग हैं यात्रा पर जाते हैं, होटल्स के अलावा एक बड़ी चिंता होती है कि किस तरह से जो टैक्सी के रेट हैं, जो बसेस के रेट हैं, या जिस भी माध्यम से वो यात्रा करते हैं वो कितने अफोर्डेबल होंगे। अब जबकि बसों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, आपको लगता है जो टूर्स के लिए बसेस जाती हैं या इस तरह से एक कॉमन ट्रैवल व्हीकल जो है सब लोग लेते हैं, तो वो काफ़ी अफोर्डेबल हो गया है, इसका भी काफ़ी सकारात्मक असर इस पर पड़ने वाला है? हाँ, देखिए, ट्रांसपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड ऑफ सर्विस है। लोग जब जाते हैं तो उनको ट्रांसपोर्ट लेनी पड़ती है, और डेफिनेटली उसमें जीएसटी अगर कम हुआ है तो लोगों को उसका फ़ायदा मिलेगा, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा सार्वजनिक वाहनों को यूज़ करेंगे बजाय निजी वाहन के। तो ये तो एक इसमें तो कोई दो राय है नहीं। बट जीएसटी जो एक ओवरऑल एक अच्छा कदम है सरकार की तरफ से, और एक अच्छी शुरुआत है पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए। और मुझे लगता है कि जैसा चरण जी ने बोला कि इस सेक्टर में बहुत सारी संभावना है, नए सेक्टर आ सकते हैं, और होटल अगर कम हुए तो मिड सेगमेंट में होटल भी आएंगे, क्योंकि उसमें जीएसटी कम है, लोगों को ये लुक्रेटिव लगेगा कि इस बिजनेस में आना चाहिए। तो बिल्कुल। रवि जी, एक और बड़ा बदलाव ये भी आया है, अगर हम होटल मालिकों की भी बात करते हैं, कि साल भर की उनकी आय का जरिया जो है वो अब बढ़ गया है, क्योंकि अब टाइमिंग देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अफोर्डेबल जो रेट्स हैं वो अवेलेबल हो गए हैं जो उपभोक्ता हैं उनके लिए। इसके अलावा जो ये रेट्स बढ़े हैं, ये टूर में किस तरह, टूर एंड ट्रेवल्स में किस तरह की एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को भी जगाते हैं? नहीं, देखिए, जब अफोर्डेबल प्राइसेस होते हैं तो डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ने से फिर सीजनैलिटी का चक्कर थोड़ा सा खत्म हो जाता है। अभी वैसे भी जो भारतीय पर्यटक हैं इस समय काफ़ी संख्या में, किसी भी सीजन हो, कोई भी मौसम हो, हर वीकेंड्स पे होटल फुल होते हैं। तो ऑफ कोर्स ये तो देखने में लगेगा। और दूसरी बात, टूर्स एंड ट्रैवल का बिजनेस भी, क्योंकि ये सब इंटरलिंक्ड हैं, तो अगर चीज़ें सस्ती होती हैं तो लोग जाना चाहते हैं। बिल्कुल, लोग जाना चाहते हैं। जब चीज़ें सस्ती होती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग उनका उपभोग भी करना चाहते हैं, और इन्हीं उम्मीदों से लग रहा है कि इस सेक्टर में एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। चरण सिंह जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि लगातार जो आंकड़े आ भी रहे हैं और जिस तरह की खबर हम देख भी रहे हैं, जो मिड सेगमेंट के हैं या लोअर सेगमेंट के जो होटल्स हैं, अब उन्हें अपने अपग्रेडेशन का एक अच्छा मौका भी मिल जाएगा, क्योंकि उनकी इनकम में भी इजाफा होगा। इसके अलावा जो होम स्टेज हैं, जो रिमोट एरियाज में हैं, अब उन क्षेत्रों में भी हैं जिस तरह से आप भी बात कर रहे थे, जिन्हें डेवलप करने की जरूरत है, तो वहां पर भी होटल इंडस्ट्री को कितना फायदा मिलने की उम्मीद है, देखिए, निवेश की जब हम बात करते हैं? ये आप चीज अप्रिशिएट करिएगा कि अभी ना पूरे देश में इंक्लूसिव ग्रोथ की बहुत बात होगी। प्रधानमंत्री जी जब से जो 2014 से आए, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ोतरी दी, उसके बाद इंक्लूसिव ग्रोथ की बात होनी शुरू हो गई। इंक्लूसिव ग्रोथ का ये मतलब हुआ, जैसे आपने अभी होम स्टे की बात कही, तो जो छोटे छोटे शहर हैं, समझ लीजिए विलेज टूरिज्म की बात कर लें, तो विलेज टूरिज्म में होम स्टे सबसे आगे आता है। तो इसलिए उन इलाकों में हम लोग इंक्लूसिव ग्रोथ भी तो कर पाएंगे, उनकी भी तो आय बढ़ पाएगी, उधर भी तो पर्यटक जा पाएंगे जो पहले कभी विचार नहीं होता था। तो उस कारण उस इलाके, उस नजरिए से देखें तो उन इलाकों में जहां पर कभी टूरिस्ट गए नहीं थे, वो भी इलाके खुल जाए। अभी अभी आपको बता रहे थे कि सीजनल चीज जो होती है, पर देश इतना विशाल है, कॉन्टिनेंट साइज है, विंटर्स में जहां पर अगर आप नहीं जा सकते, स्नो में तो कई लोग जाते ही स्नो में हैं, पर अगर नहीं जा सकते तो हमारे यहाँ उस टाइम पे बीचेस भी हैं, तो उधर भी जा सकते हैं। उसी तरीके नॉर्थ ईस्ट का इलाका है जो बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड पड़ा हुआ है, एकदम ग्रीन है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे आपको लगेगा जैसे विदेश के पर्यटक हैं, और इतनी हवा अच्छी है और इतना ग्रीनरी है और सड़कें अच्छी है, सहूलतें अच्छी है, पर क्योंकि पर्यटक नहीं जाते हैं तो वो टूरिस्ट स्पॉट नहीं बन पाए हैं। तो अब मुझे लगता है कि जैसे ये रेट्स ठीक हो जाएंगे और उस तरीके इंसेंटिव मिलेगा, एंटरप्रेन्योर्स को भी इंसेंटिव मिलेगा, होटल इंडस्ट्री को भी इंसेंटिव मिलेगा, कि छोटी छोटी जगह पर हम लोग अपने छोटे छोटे होटल्स जो अफोर्डेबल है उनको खोल सकते हैं।
इसके अलावा एक चीज और जो मैं आपको कहनी चाहूंगा, हमारे देश में योगा तो अभी पिछले कुछ वर्षों में स्प्रेड हो रहा है, पर जो हीलिंग है, योगिक हीलिंग या आयुर्वेदिक हीलिंग, ये भी तो एक टूरिज्म का भाग है। और अगर हम लोग दुनिया भर में इस चीज को कह सकें कि यहाँ पर हम लोग हीलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग के साथ, अफोर्डेबल होटल्स के साथ, जहाँ पर आप लोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट केरला स्टाइल हो सकती है, या बेंगलोर में कुछ हीलिंग सेंटर्स खुले हुए हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ जाएगी। तो मुझे लगता है ये सारे इंसेंटिव्स जो दिए गए हैं, टूर्स ऑपरेटर्स, होटल रूम्स, इन सब के पीछे जो मेन नजरिया है वो है कि एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट करना है। और एक बार एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कंट्री में हो गई, आप देखेंगे पर कैपिटा इनकम ग्रोथ हो जाएगी, साथ में रीजनल ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, और जो ग्रोथ के बेनिफिट्स हैं वो पूरे इंडिया में स्प्रेड होने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, इसी पर हम